हाय फ्रेंड्स। तो अभी तक की हमने जितने भी वीडियोस किए उसमें हमारा पूरा लेसन कवर हो गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब हम आज करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर अभी तक हमने पढ़े हम उसका करेंगे रिविजन। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़े हम उसको रिकॉल करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़े थे कि करंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक पावर हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। हमारे बहुत सारे जो डेली रूटीन के काम है वो हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे मशीन्स होती है हमारे घर में, जैसे वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, टेलीविज़न है, ये सब हम इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाते हैं। फिर हमने देखे थे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में कैसे आती है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है पावर स्टेशंस, या फिर हम इसी को बोलते हैं पावर प्लांट्स। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पर, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो क्रिएशन है वो यहाँ पे होता है। फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स के थ्रू हमारे सिटीज में ट्रैवल करती है। तो इलेक्ट्रिक ग्रिड से क्या होता है, बहुत बड़े खंभे होते हैं जिसमें हाई टेंशन लाइंस होती है, जिसको एचटी लाइंस बोलते हैं। एचटी लाइंस है हाई टेंशन, यानी जिसमें से बहुत ज्यादा अमाउंट का करंट, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का करंट जो है वो ट्रैवल करता है। फिर ये जो हाई टेंशन लाइन में जो करंट है ये इलेक्ट्रिक ग्रिड से करंट होते हुए आता है सबस्टेशंस में। सबस्टेशंस जो है वो हम एक सिटी में सबस्टेशन होता है। जैसे हमारे गोंदिया में जो है, गोंदिया में जो सबस्टेशन है वो इस इलेक्ट्रिक पावर को स्टोर करता है, रिसीव करता है, और फिर हमारे जो कॉलोनी या मोहल्लों में छोटे छोटे खंभे लगे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए रहते हैं, ये इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घर तक पहुंचती है। हम जो इलेक्ट्रिसिटी जो घर में यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 50 हर्ट्ज की, और जो हमारा जो करंट आता है हमारे घर में हम उसको बोलते हैं एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट। करंट दो टाइप्स के होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। हमारे घर में जो हम यूज करते हैं वो करंट जो होता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब हम देखते हैं उस की करंट जो है वो कैसे ट्रैवल करता है। यानी करंट तो है लेकिन कोई भी चीज फ्लो करती है, जैसे करंट फ्लो होता है वायर से, तो वो कैसे फ्लो होता है, उसको क्या ऐसी पावर है जो उसको फ्लो कराती है, तो वो रहती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की ही वजह से करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी जैसे ये पॉइंट ए है, इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और ये जो पॉइंट बी है इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल यानी क्षमता, किसी भी चीज को करने की एबिलिटी, तो इसका जो पोटेंशियल है और इसका जो पोटेंशियल है इन दोनों में जो डिफरेंस रहता है, यानी सपोज यहाँ का पोटेंशियल ग्रेटर है, यहाँ का पोटेंशियल है, या मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल है 4, यहाँ का है 3, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आएगा 4 - 3 यानी कि 1। तो 1 जो है ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से करंट यहाँ फ्लो कर पाता है। तो ये हो गई बात पोटेंशियल डिफरेंस की। अब हम आते हैं बैटरी और सेल की तरफ। बैटरी और सेल क्या है? बैटरी और सेल ये ऐसे दो डिवाइसेस हैं जिनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, यानी करंट हम यूज कर सकते हैं। ये जो है स्टोर करके रखते हैं करंट को। तो ये स्टोर कैसे करते हैं? बैटरी और सेल में, जैसे सेल ऐसा नॉर्मल स्ट्रक्चर सेल का, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ जो है केमिकल्स भरे हुए रहते हैं सेल के अंदर। तो ये जो केमिकल्स है आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसके कारण चार्जेस डेवलप होते हैं, नेगेटिव चार्जेस, जिसके कारण जो है करंट फ्लो करता है। करंट कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ। करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होता है। उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस का जो है फॉर्मूला देखे थे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी जितना वर्क डन हुआ और जितने चार्जेस ट्रैवल हुए, यानी करंट यहाँ से यहाँ जब गया तो जितने नंबर ऑफ चार्जेस यानी जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रैवल हुए और जितना वर्क हुआ हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, और चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है क्यू। चार्ज का
हम डिनोशन जो देते हैं चार्ज का वो देते हैं Q से, वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। वर्क का जो यूनिट होता है जूल, चार्ज का जो यूनिट होता है उसको हम लिखते हैं C से, C फॉर कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट रहता है वो रहता है जूल पर कूलम, यानी जूल अपॉन कूलम, ये रहता है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। उसके बाद हमने देखे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट ट्रैवल तो कर पाता है, लेकिन ऐसा क्या रहता है करंट कैरिंग मटेरियल्स में, यानी ऐसी चीजें जो करंट कैरी कर सकती है उनमें ऐसा क्या रहता है, उनमें ऐसी क्या चीज होती है जिसके कारण करंट ट्रैवल करता है। तो वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कोई भी चीज है वो बनी रहती है एटम से। एटम में बीच में रहता है न्यूक्लियस, आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में होता है। जैसे किसी कोई पैटर्न, कोई चीज है जिसका एटॉमिक नंबर है 9, तो फर्स्ट इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सेकंड इसमें कुछ रहेंगे, और बाद में जो आउटर मोस्ट शेल रहती है, यानी जो सबसे बाहर की शेल रहती है जिसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो उन्हें हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये जो है इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्टिंग अपनी तरफ। तो ये जो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ताकत से खींचेगा, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर रहेंगे उनको थोड़ी कम ताकत से खींचेगा, और जो सबसे बाहर की शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उस पे जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी बाहर की शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से रिमूव करे जा सकते हैं। अब कैसे रिमूव करे जा सकते हैं? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वो फोर्स रहता है जो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जो बहुत लूजली यानी बहुत कम ताकत से इलेक्ट्रॉन्स के ये न्यूक्लियस के साथ अटैच रहते हैं, तो इनको बाहर निकाल देता है। पोटेंशियल डिफरेंस में वो ताकत रहती है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फिर ये अगर एक मेटल की रॉड है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए हैं उनको कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रैवल करते हैं, इनको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है और ये अपने साथ करंट कैरी करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रैवल कर रहा है तो करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है यानी कि इधर। तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्ट करते हैं करंट के फ्लो करने में। फिर करंट का जो फॉर्मूला आता है वो होता है I से हम करंट को डिनोट करते हैं इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट को हम कैसे निकालते हैं? करंट की वैल्यू हमको अगर पता करना है तो ये पता करना पड़ेगा कि दिए हुए समय में कितने चार्ज, यानी कि अगर 1 सेकंड का टाइम दिया है तो 1 सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ ट्रैवल हुए, तो उससे हम निकालेंगे कि करंट की जो वैल्यू है वो कितनी है। चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, टाइम को डिनोट करते हैं T से। चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम और टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड्स। तो I का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा कूलम्स पर सेकंड, या फिर I का जो यूनिट कूलम्स पर सेकंड को ही कूलम्स पर सेकंड जो है उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। हम उसको डिनोट करते हैं A से। तो जो करंट है एम्पियर, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। तो ये होता है एम्पियर को हम बोलते हैं कूलम अपॉन सेकंड। तो ये हुई बात करंट की। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखे थे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद बारी आती है रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस यानी क्या होता है, हमने पढ़े थे रेजिस्टेंस यानी होता है फोर्स ऑफ अपोजिशन। अगर कोई भी चीज करंट एक कंडक्टर से पास हो रहा है, सपोज एक मेटल रॉड है उसमें करंट पास हो रहा है, तो उस मेटल रॉड में ऐसी कुछ चीजें रहती है, ऐसे कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं जो करंट के फ्लो को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, करंट के फ्लो में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। उस फोर्स को हम बोलते हैं तो जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे ये एक मेटल रॉड है,
इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए एटम्स से, उनको हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए यहाँ पे बैटरी अटैच करके। यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए। फिर करंट को, ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है उनको एनर्जी मिली, वो ट्रैवल करना चालू होते हैं। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाहर की शेल में थे, एटम के इससे बाहर आ गए, लेकिन एटम अभी भी प्रेजेंट ही है मेटल की रॉड में। ये छोटे छोटे एटम्स जो है, फिर ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स, ये जो करंट कैरी करते हैं, ये मोशन में रहते हैं, जब इधर से इधर जाते हुए रहते हैं, तो ये जो है एटम्स के साथ टकराते हैं। तो इस टकराने की वजह से जो है इनकी स्पीड कम होती है और करंट जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस हमने देखे थे लेंथ के साथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जैसे ये जो है मेटल की जो एंड पॉइंट्स है रॉड के, उसका जो एरिया है यानी कोने का जो एरिया रहेगा उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ इसके साथ वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा। फिर हमने पढ़े थे कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहता है तो उसको अगर हम हटाते हैं तो लगाते हैं इक्वल्स टू और लगाते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ हम कांस्टेंट लगाएंगे ये रो, इसको बोलते हैं ये रो का साइन है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी बोलते हैं हम इसको यहाँ पे। तो इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी। और ये आ जाएगा एरिया यहाँ पे, क्योंकि एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो ये जो रेजिस्टिविटी है इसको हम इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओहम मीटर, ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक सर्किट देखे थे। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या रहता है मेन कंपोनेंट्स? पहली तो रहती है बैटरी, दूसरा रहता है की यानी स्विच बटन ऑन ऑफ करने के लिए, तीसरा रहता है लैंप, उसके बाद हमने देखे थे कि करंट मेजर करने के लिए एक मीटर आता है, हम वो मीटर को बोलते हैं एमीटर, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। फिर वोल्टेज गिनने के लिए जो मीटर आता है उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़े थे, यानी ऐसा डिवाइस जहाँ एक ऐसे रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ था, हम उसको स्लाइड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम बोलते हैं रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। हमको अगर एक सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना है या कम करना है, हम जब उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं रियोस्टेट का। रियोस्टेट यानी होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये होती है रियोस्टेट। उसके बाद आगे आती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स यानी ऐसे कंपोनेंट्स या फिर ऐसे मटेरियल्स जो करंट को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। जैसे कि मेटल्स हो गए, कुछ नॉन मेटल्स हो जैसे ग्रेफाइट हो गया, इन्हें हम कहेंगे कंडक्टर्स। और जो इंसुलेटर्स है जैसे वुड है, रबर है, ये है इंसुलेटर्स। इनका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण ये जो है करंट को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे थे रेजिस्टेंस के, और फिर बारी आई थी रेजिस्टर्स की। तो रेजिस्टर्स में रेजिस्टर यानी क्या होता है? ऐसे कंपोनेंट्स जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं एक गिवन सर्किट में। तो हम जो है हमने दो कॉम्बिनेशन पढ़े थे रेजिस्टर्स के, एक होता है पैरेलल और एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है क्या होता है, ये जो सर्किट के दो वायर है, सर्किट के दो एंड वायर है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये दो वायर्स जो है ये हर एक रेजिस्टर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है, तो हम कहेंगे कि जो रेजिस्टर्स है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये तीन रेजिस्टर्स हैं। अब ये जो जैसे यहाँ देखिए ये एक सर्किट है, ये रेजिस्टर है तीन। अगर इन तीनों रेजिस्टर के एंड पॉइंट्स इस सर्किट के एंड पॉइंट्स के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में आते हैं तो हम उसको कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे ये है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऐसे ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ है। तो ये जो है सर्किट के जो दोनों एंड्स हैं वो रेजिस्टर के दोनों एंड्स के साथ कांटेक्ट में डायरेक्टली, तो हम उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है, करंट जो होता है
उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती। करंट की वैल्यू I1, I2 और I3 में हम लिखते हैं और जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स IN के फॉर्म में। फिर उसके बाद यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस जो रहता है वो सेम रहता है, यानी V की वैल्यू सिर्फ एक ही रहती है। फिर आते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर ये एक बैटरी है, एक सर्किट है, हम यहाँ पे रेजिस्टर्स अटैच कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट रेजिस्टर, ये सेकंड रेजिस्टर, ये थर्ड रेजिस्टर, तो यहाँ जो होता है, जैसे उस केस में क्या था, यहाँ जो दो एंड पॉइंट्स थे वो हर एक रेजिस्टर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में थे, लेकिन यहाँ जो दो एंड पॉइंट्स है सर्किट के वो हर एक रेजिस्टर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। ये जो पॉइंट ए है ये R1 के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है, लेकिन R1 का दूसरा एंड जो है वो पॉइंट B के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। वैसे ही यहाँ जो R3 है ये पॉइंट B के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है, लेकिन फिर A के साथ नहीं है, और R2 किसी के भी साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इस केस में क्या होता है, करंट की वैल्यू जो रहती है वो तो सेम रहती है तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो वेरी करता है, इसलिए हम V1, V2 या V3 लिखते हैं। इसके बाद हमने इन दोनों कॉम्बिनेशंस के एग्जांपल भी देखे थे, हमने दोनों कॉम्बिनेशंस के एग्जांपल भी देखे थे। फिर इन दोनों में हमने पढ़े थे इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बारे में। इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी इन तीनों रेजिस्टर का, हर एक रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसका हम अगर नेट इफेक्ट निकालते हैं, यानी इन तीनों रेजिस्टर्स का मिला के जो भी इफेक्ट आया हम उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। पैरेलल के केस में हम उसको डिनोट करते हैं RP से, पैरेलल जो P इंडिकेट करता है पैरेलल को, और सीरीज के केस में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको RS से। पैरेलल के केस में जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आता है वो रहता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn। और वही पैरेलल के केस में, सॉरी सीरीज के केस में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकलता है वो रहता है R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन प्लस Rn। तो इन दोनों को हमने डिराइव भी किए थे, इनके डेरिवेशन भी हमने फाइंड आउट किए थे। तो इस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो हमारा आज यहाँ पे फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाता है। इसके हम क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं कि आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करना है कि नहीं, नहीं तो फिर हम डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी फिजिक्स का ही चैप्टर होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।